कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो इस कक्षा में भी अगर आपके मन में आज के विषय से संबंधित कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न आए तो नोट करते जाना है। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम गणित के बहुपद पाठ को पढ़ेंगे। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान का पाठ बिहार के एक गांव की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखेंगे जिसका नाम है शहर का जगमगाता बिजनेस, जिसमें जानेंगे कि शहर का जगमगाता बिजनेस क्या था। इस कहानी के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए कक्षा 10 में हम विज्ञान के पाठ जैव प्रक्रम के साथ शुरू करेंगे और आज के एपिसोड में सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास के भारत में राष्ट्रवाद पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ बहुपद का भाग 3 पढ़ेंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था बहुपद के शून्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। शेषफल प्रमेय को शुरू करने से पहले एक बार हम संख्याओं के विभाजन का स्मरण करेंगे। मान लीजिए हमने दो संख्या ली 12 और 5। जब हम 12 को 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 2 शेषफल, जिसे व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जमा शेषफल, जहाँ भाज्य होगा इस भाग में हमारा 12, भाजक होगा हमारा 5, भागफल होगा हमारा 2 और शेषफल होगा हमारा 2। जब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2 भागफल में और 0 शेषफल। जब दो संख्याओं को भाग देने से हमें शेषफल में 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि 6 12 का एक गुणनखंड है या फिर 12 6 का एक गुणज है। संख्याओं का विभाजन देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि क्या हम बहुपद का विभाजन भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x, जिसे हम भाग देंगे x से, जो कि एक बहुपद है। जब हम 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x को भाग देंगे x से, तो हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x बटे x, जिसे सरलीकरण करने पर हमें मिलेगा 2 गुणे x की घात 3 बटे x जमा x की घात 2 बटे x जमा x बटे x, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1, जिससे हम कह सकते हैं कि x और 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 2 गुणे x की घात 3 जमा x की घात 2 जमा x की गुणनखंड है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की तरफ, जिसमें 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को x जमा 1 से भाग देना है, यानी कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। इस प्रश्न में हम बहुपद को भाग देने के
चरण भी जानेंगे जिनका प्रयोग करके हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देंगे। इस प्रश्न में हमारा भाजक है x जमा 1 और भाज्य है हमारा 3x की घात 2 जमा x घटा 1। अब हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि 3 गुणे x की घात 2 को x से भाग देंगे, जिससे हमें 3 गुणे x प्राप्त होगा। यह हमारे भागफल का पहला पद होगा। अब हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा 3 गुणे x की घात 2 जमा 3x। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो हमारे चिन्ह बदल जाएंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2x और घटा 1 वैसे ही हमारे शेषफल में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल हमें मिलेगा घटा 2x घटा 1, जो कि हो जाएगा हमारा नया भाज्य, यानी कि हम शेषफल घटा 2x घटा 1 को नया भाज्य मान लेंगे। यहाँ भी हम अब पहले की तरह ही विभाजन के चरण का प्रयोग करेंगे, जहाँ भाज्य होगा हमारा घटा 2x घटा 1 और भाजक होगा हमारा x जमा 1। अब हम हमारे भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देंगे, यानी कि घटा 2x को भाग देंगे x से, जिससे हमें प्राप्त होगा घटा 2 और घटा 2 हो जाएगा हमारे भागफल का दूसरा पद। अब हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करेंगे, जिससे हमें गुणनफल में मिल जाएगा घटा 2x घटा 2। अब हम इस गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे। जब हम गुणनफल को भाज्य से घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, जो कि हमारा शेषफल होगा। अर्थात जब हम 3 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 1 को भाग देंगे x जमा 1 से, तो हमें मिलेगा 1 शेषफल में और 3x घटा 2 भागफल में। तो इस प्रकार हम बहुपद का विभाजन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं शेषफल प्रमेय की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार परिभाषित है। मान लीजिए px 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए a कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है। यानी कि अगर हम किसी बहुपद को रैखिक बहुपद x घटा a से भाग देंगे तो शेषफल में हमें pa प्राप्त होगा, जहाँ px होगा हमारा 1 से अधिक या 1 के बराबर घात वाला एक बहुपद और a होगा कोई वास्तविक संख्या। चलिए अब हम इस परिणाम को एक उदाहरण पर लागू करके देखते हैं। इस प्रश्न में हमें x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम कि हमारा बहुपद px बराबर है x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 और हमारे रैखिक बहुपद x घटा 1 का शून्य होगा 1। आप सोच रहे होंगे कैसे? x घटा 1 का शून्य ज्ञात करने के लिए हमें x घटा 1 बराबर शून्य को हल करना पड़ेगा, जिससे हमें मिल जाएगा x बराबर 1। अभी आपने देखा कि x घटा 1 का शून्य 1 है। अब हम हमारे शून्य का प्रयोग करके शेषफल ज्ञात करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ अब हमारे पास बहुपद में x है
वहाँ हम एक को प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें मिल जाएगा P1 बराबर 1 की घात 4 जमा 1 की घात 3 घटा 2 गुणे 1 की घात 2 जमा 1, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा P1 बराबर 2। और हम शेषफल प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं कि x की घात 4 जमा x की घात 3 घटा 2 गुणे x की घात 2 जमा x जमा 1 को x घटा 1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न में आपने देखा कि कैसे शेषफल प्रमेय का प्रयोग करके हमने बहुत ही आसानी से बहुपदों का विभाजन किया है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा शेषफल प्रमेय। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बहुपदों का गुणनखंडन। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक नया अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय का नाम है बिहार के एक गांव की कहानी। इस अध्याय की शुरुआत से पहले देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फतेहपुर गांव और उसके विकास की बात करेंगे। उसके बाद उत्पादन क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए उत्पादन का प्रमुख साधन भूमि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। साथ ही बहुविधि फसल प्रणाली के बारे में भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। गांव फतेहपुर में खेती ही प्रमुख क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी तथा दुकानदारी और परिवहन भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। ये सारी क्रियाएं उत्पादन क्रियाएं हैं और इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें प्रमुख रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास तथा मुद्रा, जिसे हम पूंजी कहते हैं, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं फतेहपुर किस प्रकार विकास की ओर बढ़ता है। फतेहपुर गांव अपने आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इस गांव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है, तो पश्चिम में पटना गया का मुख्य सड़क मार्ग है, जो पटना से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी हैं, जिन्हें हम जमींदार कहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के हैं। उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। गरीब लोगों की संख्या भी गांव की कुल संख्या का 1/4 भाग है, जो गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं, जिनके घर मिट्टी और घास फूस के बने रहते हैं। इनके लिए सरकार ने इंदिरा आवास की योजना के तहत पक्के मकानों की व्यवस्था की है। राजधानी पटना से नज़दीक होने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। हाल ही के वर्षों में सरकार द्वारा बिजली के उत्पादन और रखरखाव के लिए गांव में ही एक पावर ग्रिड की स्थापना की। खेती में उपयोग किए जाने वाले सभी नलकूप प्रायः बिजली के द्वारा ही संचालित होते हैं। गांव में
6 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक मध्य विद्यालय है, एक हाई स्कूल तथा एक डिग्री कॉलेज भी है। गांव में 2 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और एक निजी हॉस्पिटल भी है। डाकघर की सुविधा होने के साथ साथ इस गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है। बच्चों, ये सारी चीजें हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। हम जानते हैं कि उत्पादन के द्वारा ही समाज में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है और इन वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा ही हम अपनी किसी न किसी आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। गांव, शहर, कस्बा, देश या फिर विश्व में अनेक लोग अपनी जीविका को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। कुछ कारीगर, कुछ शिक्षक, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर, कुछ दुकानदार, समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग हैं। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के विभिन्न गांवों में खेती ही उत्पादन की प्रमुख विधि है और बाकी अन्य उत्पादक गतिविधियों में परिवहन, दुकानदारी तथा डेयरी गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गांव में तकनीकी और क्रांति के आने के बावजूद भी गांव के लोग आज भी कृषि के पुराने तरीकों के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं उत्पादन क्या होता है। उत्पादन का एक सामान्य अर्थ है उपयोगिता का सृजन करना। मान लीजिए हम किसी अंधेरे कमरे में हैं और हमें रोशनी की आवश्यकता है। इसके लिए हम किसी बल्ब का उपयोग करेंगे क्योंकि हमें इस अंधेरे में ये बल्ब रोशनी प्रदान करता है, जिस रोशनी के द्वारा हम अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। इसके अलावा भोजन से हम अपनी भूख मिटाते हैं और पानी के द्वारा हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तो बच्चों, हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु में निहित वह शक्ति जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे उपयोगिता कहते हैं। भोजन और पानी, इन दोनों में वह शक्ति है जो कि हमारी भूख और प्यास मिटा रही है, अर्थात यही उपयोगिता है। किसी वस्तु में इस उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। जैसे मिट्टी का उदाहरण ले लेते हैं। मिट्टी के द्वारा ही कोई कुम्हार बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी पर काम करके वह इस मिट्टी को एक बर्तन में परिवर्तित करता है, जिस बर्तन में लोग अपना सामान भी रखते हैं, जिस बर्तन से लोग पानी भी पीते हैं या फिर अन्य कामों में उस बर्तन का उपयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी कच्चे माल को किसी काम के लायक बनाते हैं या उपयोगी बना देते हैं तो उसे ही उत्पादन कहा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए हमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है। अनाज उगाने के लिए हमें खेत, हल और बैल तथा मजदूरों की आवश्यकता भी होती है। इसके अलावा कारखानों में भी उत्पादन के लिए मकान और श्रमिक के अलावा पूंजी तथा मशीनों की आवश्यकता होती है। बच्चों, उत्पादन के इन साधनों के बगैर हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के इन साधनों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन तथा उद्यम या साहस को शामिल किया गया है। आज हम उत्पादन का एक प्रमुख साधन भूमि के बारे में चर्चा करेंगे। उत्पादन के लिए सर्वप्रथम भूमि की ही आवश्यकता पड़ती है। साधारण अर्थ में भूमि से हमारा मतलब जमीन या उसकी ऊपरी सतह से होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब प्रकृति के द्वारा दिए गए सारे मुफ्त उपहार हैं, जिनमें पानी, हवा तथा प्रकाश प्रमुख है। फतेहपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। यहाँ पर काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं। फतेहपुर गांव में 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। बिहार में लगभग अधिकांश भूमि पर खेती ही की जाती है। बिहार की जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसल जो कि जुलाई से अक्टूबर तक बोई जाती है, इसके अंतर्गत धान और हरी सब्जियां बोई जाती हैं। इसके बाद रबी की फसल नवंबर से फरवरी यानी जाड़े के मौसम में बोई जाती है, जिसमें गेहूं के साथ तिलहन और आलू की खेती होती है। भूमि के एक बड़े भाग में गन्ने की खेती भी होती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या फिर गुड़ के रूप में व्यापारियों को बेचा जाता है।
खरीफ तथा रबी की फसलों को मंडी में बेच दिया जाता है। बच्चों, 1960 से 1970 के दशक में मुरारी नामक किसान के पास 3 हेक्टेयर भूमि थी, जिसमें अधिकतर असिंचित भूमि थी। मुरारी अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। मुरारी की मृत्यु के बाद उसके भूमि को उसके 3 पुत्रों में बांट दिया गया। अब प्रत्येक के पास 1 हेक्टेयर भूमि रह गई, जो कि 1 हेक्टेयर जमीन पर ठीक ढंग से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इस गांव में कुछ किसानों के पास अधिक भूमि है, किंतु बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते परिवार के कारण भूमि का वितरण असमान हो गया है, अर्थात कुछ के पास अधिक और बहुसंख्यक लोगों के पास कम भूमि है। अब बात करते हैं बहुविधि फसल प्रणाली की। बच्चों, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। फतेहपुर के प्रायः सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलों का उत्पादन करते हैं। कई किसान तो पिछले कई वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू और हरी सब्जियों का भी उत्पादन करने लगे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने फतेहपुर गांव के विकास की बात की, उसके बाद उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की चर्चा करते हुए भूमि और बहुविधि फसल प्रणाली की चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग देखेंगे, जिसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों की चर्चा करते हुए श्रम, पूंजी, संगठन और साहस के बारे में जानेंगे। इसके अलावा उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। बिहार के एक गांव की कहानी। पहला प्रश्न है, फतेहपुर गांव में कौन सी नदी बहती है? गंगा, पुनपुन, यमुना या फिर घाघरा? गांव में कुल कितने परिवार हैं? लगभग 1100, लगभग 1200, लगभग 1400, लगभग 1500। कौन सा कथन सही है? गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय हैं, 1 हाई स्कूल है, 1 डिग्री कॉलेज है। उपरोक्त सभी सही है। उपयोगिता का सृजन करना क्या कहलाता है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, विनिमय। उत्पादन के कुल कितने साधन हैं? 1, 3, 5, 8। इनके सही उत्तर हैं। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें। या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है
कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका शीर्षक है शहर का जगमगाता बिजनेस, और जानते हैं कि क्या बिजनेस था जो जगमगाता था। शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। हमारे चारों तरफ स्वच्छ ऊर्जा है, इसके बारे में सूर्य से पूछो। एक बार की बात है, एक घुमावदार गलियों वाले गांव में सूरज इतना कहर बरसा रहा था कि अगर वहां की पक्की सड़कों पर आप अंडा फोड़कर डाले तो वो ऑमलेट बन जाता था। शहर ने सड़क पर अंडे को सिकते हुए देखा, जो एक अंडे के ट्रक से गिरा। उसके पिता ने अभी अभी अपनी नौकरी खो दी थी और वो बहुत दुखी थे। उसकी बहन को स्कूल में जाना जरूरी था। उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। शहर ने काम पर गए लोगों के लिए दोपहर का भोजन बनाया। उसे ये सब करने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता था। सूरज निकलने से पहले बिजली ना होने के कारण इस समय ये काम करना और भी कठिन हो जाता था। फिर उसने सोचा कि दिन में तो सूरज की रोशनी बर्दाश्त के बाहर थी। उसे याद आया कि कैसे उसने सड़क पर पड़े अंडे को गर्मी के कारण सिकते हुए देखा था। पीले कागज का टुकड़ा हवा में लहरा रहा था। शायद ये भी ट्रक से गिरा होगा। शहर मन ही मन बुदबुदाई। उसने ये सोचकर उसे उठाया कि ये अंडे का विज्ञापन होगा, लेकिन नहीं, ये सोलर लाइट का विज्ञापन था। शहर ने तिरछी आंख से कई बार सूरज की तरफ देखा और फिर अंडे की तरफ देखा। उसे समझ में आया कि यही वो चीज थी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। उसने उस विज्ञापन की पर्ची को अपनी जेब में रख लिया। उसने अपने पिताजी को बताया कि वो कुछ सब्जियां लेने जा रही है और उसने अपनी साइकिल दुकान की ओर दौड़ा दी। उसने दोपहर के भोजन को बेचकर मिलने वाली हफ्ते भर की कमाई उसकी मेज पर रखी। ये एक बड़ा जोखिम था, क्योंकि अगर ये असफल होता तो दोपहर का भोजन बनाने के लिए, सब्जियां खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। उसने एक गहरी सांस ली। दुकानदार ने सिक्कों की गिनती की और पाया कि वो पैसे पूरे नहीं थे। पहले वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर कुछ सोचकर उसने बचे हुए पैसों की एक रसीद और रोशनी के लिए सौर दीपक दोनों शहर को दे दिए। उस रात शहर ने वो सोलर लाइट ले जाकर अपनी दोस्त के चाउमीन के ठेले पर लटका दी। जब अन्य सभी ठेलों की लाइट बुझ गई, तब उसकी सोलर लाइट तेजी से चमक रही थी। इस बात से ठेले पर चाउमीन बेचने वाली उसकी उद्यमी दोस्त इतनी खुश हुई कि उसने उस रात कमाए हुए मुनाफे का आधा हिस्सा शहर को दे दिया। शहर के पास अब इतना पैसा था कि वो अगले दिन सभी के लिए दोपहर का खाना बना सकती थी। इसके बाद उसने कुछ ऐसा शुरू किया जिसे कभी बंद नहीं किया जा सकता था। ठेला लगाने वाले हर उद्यमी ने उसे
सोलर लाइट के लिए ऑर्डर दिया। वो अगले दिन वापस दुकान पर गई। उसने अपने बचे हुए पैसे चुकाए और दुकानदार से एक और मदद मांगी। क्या आप मेरे पिताजी को सोलर लाइट की मरम्मत करना सिखाएंगे? ऐसा कहते हुए उसने मेज पर ढेर सारे सिक्के रख दिए। ये सुनकर दुकानदार ने सूरज की जैसी चमकती मुस्कान दी। उसे लगा कि कोई महिला सौर उद्यमी बन जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं। शहर्स बोल्ट ऑफ लाइटनिंग बिजनेस, शहर का जगमगाता बिजली उद्यम। आप 4-4 की टोली बनाकर पूरा कीजिए। अपने मोबाइल से तस्वीरें ले, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड करें और नोट्स बनाएं। आप ये समझ गए हैं कि उद्यमी को वो समस्या सुलझानी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। पहला भाग, सबसे पहले आप आपके घर और स्कूल के आसपास का नक्शा बनाएंगे। आप मैप में वे समस्याएं भी दिखा सकते हैं जो सुलझाना चाहते हैं। उसी मैप में लिखे आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, समस्याएं आदि। दूसरा भाग, अपनी अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से पढ़ें कि मैप कैसे बनाना है और उसके अनुसार मैप बनाएं। इसके बाद आपके पास 3 बड़ी समस्याएं होनी चाहिए, जिसमें से आप एक बड़ी समस्या चुनेंगे और उसे सुलझाएंगे। ये करने के बाद अगले रोमांचक सफर के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। पिंटू, आज स्कूल में क्या सीखा? हाँ? आज स्कूल में क्या सीखा? कोई नहीं, तू अपनी कॉपी ला, हम खुद ही देख लेंगे। देख लेंगे, समझ लेंगे। का देख लेंगे और का समझ लेंगे? जाइए भैंसिया को कागज देकर आइए। अरे ऐसा नहीं है, हम लोगों को अपने पिंटू के पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो पिंटू को स्कूल कौन भेजता है? और अब तो पिंटू का कॉपी किताब भी हम लोग सही समय पे खरीद देते हैं। का पिंटू? हाँ। ओहो, सिर्फ स्कूल भेजना, कॉपी किताब खरीदना, ध्यान देना नहीं होता। ध्यान देने का मतलब है कि अपना पिंटू स्कूल में क्या सीख रहा है, उस सब बात की जानकारी रखना। भक, का मजाक करते हैं जी? ये हम लोग कैसे जान लेंगे? अरे सब जान लेंगे, बहुत आसान है, हम बताते हैं। ये है सही का निशान। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जैव प्रक्रम। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। दरअसल इससे पहले वाले भाग में हमने जाना था कि पोषण क्या होता है और कितने तरह का होता है। इस भाग में हम जानेंगे कि आखिर जो ये पोषण होता है ये मनुष्यों में किस तरीके से होता है। तो शुरुआत करते हैं आहार नली को समझते हुए। ये आहार नली का चित्र है। आहार नली के अंदर हमारा जो काम होता है वो होता है पाचन का। पाचन के बाद यहाँ पर जो हमारे शुद्रांत है वहां पर पचे हुए भोजन का होता है अवशोषण, और अवशोषण होने के बाद जो खाना होता है वो चला जाता है हमारे रक्त में, जहां पर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। परंतु शुद्रांत में सभी भोजन का अवशोषण नहीं होता, क्योंकि कुछ भोजन ऐसा होता है जो हमारा शरीर अवशोषित नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं कचरा, क्योंकि इसे हमारे शरीर से बाहर निकालना है। और इसका काम करता है हमारा बृहद्रांत। यहाँ पर उत्सर्जन होता है, जहां से जो भोजन होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो ये है हमारे आहार नली में होने वाले प्रक्रम। चलिए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले से, जो है हमारा मुंह।
भोजन को हमारे दांतों से चबाकर और लार द्वारा भोजन को गीला करके शारीरिक रूप से सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मुंह में दांत होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ते हैं, और हमारे मुंह में जो लार होती है जो कि हमारे लार ग्रंथि से निकलती है, वो भोजन को कोमल बनाती है, जिससे कि भोजन आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। अब अगर हम बात करें लार ग्रंथि की, तो लार ग्रंथियों द्वारा लार निकलता है। अब ये जो लार होता है, इस लार के अंदर लार एमाइलेज नामक एक एंजाइम होता है। ये स्टार्च को तोड़ता है, जिससे हमें साधारण शर्करा मिलती है। यहाँ पर हमारे मुंह का काम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा जो भोजन होता है वो ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुँचता है। ग्रास नली हमारे मुंह से पेट को जोड़ती है, जिससे जो हमारा भोजन है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि अगर हम उल्टा खड़े हो जाएं तो भोजन मुंह में वापस नहीं आता, ऐसा क्यों? अगर सोचा जाए कि हम उल्टा खड़े हों तो क्या होगा कि हमारा पेट ऊपर चला जाएगा और हमारा मुंह नीचे आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होना चाहिए कि पेट से भोजन वापस मुंह में आ जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण है कि जो हमारा ग्रास नली होता है वो मांसपेशियों से बना होता है और उसका भोजन के ऊपर बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। वो हमारे भोजन को धक्का देकर हमारे आमाशय तक पहुंचाता है, और जो भोजन है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं आता। और यही कारण है कि उल्टा खड़े होने पर जो भोजन है वो पेट से वापस मुंह तक नहीं आता। हमारी ग्रास नली में जो ये गति होती है, इसे कहा जाता है क्रमांकुचन गति, जिससे जो हमारा भोजन होता है वो मुंह से होते हुए पेट तक पहुंचाया जाता है। अब अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। तो ये एक गुब्बारे की तरह है, जिसमें जितना भोजन डाला जाए वो उतना ज्यादा फैल जाता है, परंतु गुब्बारे की तरह ही इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर हम जरूरत से ज्यादा भोजन आमाशय में डालेंगे तो वो फट सकता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। अब आमाशय के अंदर होता क्या है कि आमाशय के अंदर गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जिससे पाचक रस निकलता है। पाचक रस के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और होता है पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही ज्यादा तनु अम्ल होता है, और इस कारण जितने भी विषाणु और कीड़े मकोड़े हमारे भोजन में होते हैं वो हमारे पेट में मर जाते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, और पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही काम कर सकता है, और इसलिए यह पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। गैस्ट्रिक ग्रंथि से एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है श्लेष्मा। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा भोजन है वो आमाशय से क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। अब जो हमारा क्षुद्रांत है वहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, यानी कि जो वसा है वो वसा अम्ल में बदल जाती है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं, सभी जीव एक ही तरह का खाना नहीं खाते, और अलग अलग खाने को पचाने के लिए अलग अलग विधि अपनाई जाती है, और इसीलिए जो मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं उनकी जो साइज होता है क्षुद्रांत का, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मांस जो होता है उसे पचाना बहुत ही आसान होता है, वहीं अगर हम घास वगैरह की बात करें तो उन्हें पचाना कठिन होता है, और इसीलिए मांसाहारी में क्षुद्रांत बहुत छोटे होते हैं। वहीं शाकाहारी जीव की बात करें जैसे कि गाय, खरगोश इत्यादि, तो उनमें जो क्षुद्रांत होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। भोजन जब क्षुद्रांत में पहुंचता है उससे पहले वो मिलता है यकृत और अग्नाशय से। चलिए जानते हैं अग्नाशय के बारे में। दरअसल अग्नाशय जो होता है वो अग्नाशयिक रस का श्रवण करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। परंतु यहाँ पर एक परेशानी ये है कि जो अग्नाशयिक रस होता है इसे काम करने के लिए भोजन को क्षारीय होना चाहिए, पर हम ये जानते हैं कि जो हमारा आमाशय है उससे जो भोजन आता है वो अम्लीकृत होता है।
तो उसे क्षार्य बनाने का काम करता है यकृत। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, क्योंकि पित्तरस एक क्षार्य होता है और इसलिए यह भोजन को क्षार्य माध्यम में बदल देता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है, यानी कि जो हमारा यकृत होता है वो वसा पर भी कार्य करता है। ये क्या करता है, बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में बदल देता है, क्योंकि बड़ी गोलिकाएं जो होती हैं वसा की, उन्हें पचाना उतना आसान नहीं होता, और इसीलिए जब यकृत इन्हें छोटी गोलिकाओं में बदल देता है तो इन्हें आसानी से पचाया जा सकता है। तो चलिए अब वापस आते हैं क्षुद्रांत पे। दरअसल जो यकृत और हमारा अग्नाशय है वो अपना काम कर चुके हैं और क्षुद्रांत ने भी भोजन को पचा दिया है। तो इसके बाद क्या काम बचता है, इसके बाद काम बचता है अवशोषण का। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी होता है क्षुद्रांत के अंदर। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और इससे क्या होता है कि दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, इनकी बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं, जहां पर कोशिकाओं के अंदर इनसे ऊर्जा बनाई जाती है। अब इन दीर्घरोम से सारा भोजन अवशोषित नहीं होता। जो बिना पचा भोजन होता है उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां पर अधिसंख्य दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद इन्हें शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने जाना कि आखिर मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। अब इसके बारे में आप अपनी NCERT ये बुक का जैव प्रक्रम वाला अध्याय पढ़िएगा, जहां पर आपको पढ़ना है मनुष्यों में पोषण। इसके अंदर आपने इस वीडियो में जो भी चीजें पढ़ी हैं वो डिटेल में लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसलिए आप उन्हें जरूर पढ़िएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला तो आपको इस वीडियो में जो भी पढ़ा है उसे पढ़ना है और अगली कक्षा में आपको श्वसन पढ़ के आना है, जिससे जो वीडियो हो वो आपको और अच्छे से समझ आए। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में जाना, उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में भी चर्चा की। आज की वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं और असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता था। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार था कि वे किसी भी आंदोलन को दबा सकते थे या कहें कि अपने हिसाब से कुचल सकते थे। इसके विरोध में गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। दोस्तों, भारत में विश्व युद्ध जनित
घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने के कारण वहां का जनमानस आंदोलित था। 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के भी सदस्य थे। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर ने बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। बहुत से लोग घायल भी हो गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया। इस नरसंहार के विरोध में डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों, गांधी जी ने भी कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी थी। आइए अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय के फलस्वरूप ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को भी अपने शेष प्रदेशों में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया था। इसे मित्र राष्ट्रों द्वारा नियुक्त एक उच्चायोग के अधीन कर दिया गया। अब क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया जाने वाला यह दुर्व्यवहार पसंद नहीं आया। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखने लगे थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की में ब्रिटिश नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत आंदोलनकारियों ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसमें पहली मांग थी तुर्की के सुल्तान यानी जो खलीफा होता है उसको पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाएं। अरब प्रदेश को मुस्लिम शासक के अधीन किया जाए। खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए। 217 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दोस्तों, इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख कारण थे। पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, और तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया। पहला था लोगों को उपाधियों एवं अवैतनिक पदों को त्याग करने का आह्वान किया गया। इसके अलावा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार और सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार के साथ साथ चुनावों तथा विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार। दोस्तों, गांधी जी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। सरकार ने इसे गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया। 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक जगह पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाने पर हमला करके 22 पुलिस वालों की जान ले ली। फलतः गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया। दोस्तों, असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। हिंदू मुसलमान एकता भंग हो गई तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धि हासिल की। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलित हो उठा। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला।
चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें थी? बिना मुकदमा दर्ज किए भारतीयों को जेल, अंग्रेजों को आंदोलन कुचलने का अधिकार, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, 12 मार्च 1930, 13 अप्रैल 1930, इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया? लॉर्ड माउंटबेटन, जनरल डायर, जनरल हॉकिंस, उपरोक्त सभी। असहयोग आंदोलन के कौन से मुख्य कारण थे? खिलाफत का मुद्दा, जलियांवाला बाग मुद्दा, स्वराज की प्राप्ति, उपरोक्त सभी। इनके सही उत्तर हैं कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है, तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो पढ़ाया गया हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो जो आपने नोट किया हो, उसको आप उन्नयन ऐप पर अपने सवाल को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं। वहां आपको उसी विषय के विशेषज्ञ द्वारा जवाब दिया जाएगा। अगर आपके पास इंटरनेट या मोबाइल नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फोन करके भी हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, इसे नोट कर लें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है, biharunnyan@gmail.com। आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं और वहां पे भी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। बच्चों, ईमेल करने से बेहतर होगा अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उन्नयन ऐप का इस्तेमाल करें। उस पर आप सभी वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं और अपने सवालों का संशय भी मिटा सकते हैं। आज के एपिसोड का पुनः प्रसारण देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देख सकते हैं। यह प्रसारण आज 2 बजे के बाद कभी भी आप देख सकते हैं दोबारा YouTube पर। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। बाय बाय बच्चों।